नमस्कार। प्रहार में आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तोहमत लग रही है। वैसे तो तोहमत लगना ही चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वैसा काम ही कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रही है। अब जो पॉलिटिकल पार्टियां टूटने के लिए खुद ही तैयार हो, उसे तोड़ने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता है या नहीं है। इसी मुद्दे पर आप बात करेंगे कि बिहार के बाद अब कहा जा रहा है बीजेपी की नजर सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में है, क्योंकि 80 सीट के बाद उत्तर प्रदेश में 80 सीट की लोकसभा सीट के बाद जो सबसे अधिक सीटें हैं लोकसभा की, वो महाराष्ट्र में है 48 सीटें। और भारतीय जनता पार्टी की नजर 48 सीटों पर है कि कैसे महाराष्ट्र से अधिक सीटें बीजेपी खुद जीते और उनके जो अलाइड पार्टनर हैं वो जीते। अब इस तिकड़म में कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक सीटें आए, क्या क्या किया जा सकता है, या इसे तिकड़म कहना ठीक रहेगा या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कहना ठीक रहेगा। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अखिल और सूर्यकांत भारती भी कुछ देर में जुड़ने वाले हैं। अखिलेश अखिल जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, अगर बीजेपी मान लीजिए कि कोई रणनीति महाराष्ट्र में बना रही है, तो इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी पार्टी को अपनी रणनीति बनाने या चुनावी समीकरण को साधने के लिए फ्री हो, कोई भी पार्टी होती है। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी को क्या करना है, ये मैंने समझ से परे की बात है। पहले से ही वो शिवसेना को तोड़ चुकी है, एनसीपी को तोड़ चुकी है। लेकिन ये तोड़ने के बाद भी हमें लग रहा है कि एनसीपी की टूट के बाद, शिवसेना की टूट के बाद भी बीजेपी का मकसद पूरा नहीं हो रहा। शिंदे गुट जो है, शिवसेना टूटने के बाद जो शिंदे गुट सामने अभी खड़ी है, जो मुख्यमंत्री भी है और बीजेपी के साथ अलायंस में है जिसकी पार्टी, उससे बीजेपी का कोई फायदा होता दिख नहीं रहा है। कहने के लिए बहुत सारी बातें कही जा रही है। शिंदे और शिंदे के साथ जो शिवसेना, असली शिवसेना वही है, उससे महाराष्ट्र में बीजेपी को कोई बड़ा फायदा नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, एनसीपी को तोड़कर जो शरद पवार के भतीजा को अलग किया गया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उनसे भी बीजेपी कितना क्या साध पाएगी कहना मुश्किल है। इसलिए बीजेपी की नजर दो लोगों पर है। हमें लग रहा है कि या तो पूरे के पूरे शिवसेना को अपने अंडर में कैटर किया जाए, और नहीं तो शरद पवार को भी फिर भतीजा के साथ जोड़ दिया जाए। अब इसको लेकर जो भी उनकी रणनीति बन रही है, ये रणनीति कहां तक सफलीभूत होती है हमें नहीं लगता, लेकिन उनकी नजर तो जरूर है। कुल मिलाकर ये कहानी बनती है महाराष्ट्र को की जो राजनीति है उसमें ये है कि 48 सीटें वहां पर है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें हैं। और बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर महाराष्ट्र इस बार उसके हाथ से निकल गया, जिस तरह से महाअघाड़ी उसको चारों तरफ से घेरता जा रहा है, ऐसे में बीजेपी फंस भी सकती है। बीजेपी तभी वहां से निकलेगी जब शिवसेना को पूरा शिवसेना अपने पास रख ले, या पूरा का पूरा एनसीपी के अपने पास रख ले, तब बीजेपी को लाभ होता दिख रहा है। सूर्यकांत जी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत स्वागत है सूर्यकांत जी। अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की नजर बिहार के बाद जो सबसे बड़े प्रदेश हैं, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में सीटों के हिसाब से 80, और बिहार का जो ऑपरेशन हुआ है अभी कमल लोटस ऑपरेशन, उसके बाद एक और ऑपरेशन होना है महाराष्ट्र में। वो ऑपरेशन क्या है? पॉलिटिकल पंडित कयास लगा रहे हैं कि वो ऑपरेशन क्या है। देखो, अभी ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में लोकसभा और कुछ ऑपरेशन विधानसभा के पहला हो सकता है। अभी तो फिलहाल ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस के, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, कांग्रेस में अभी मुंबई में बड़ा भूकंप हो सकता है। और ये भूकंप कोई यानी मुंबई में जो जिनका अपना होल्ड है, जो गिने चुने लोग होते हैं कांग्रेस के अंदर जो उनकी राजनीति करते हैं, उसमें से एक
असलम शेख और अमित पटेल ये दोनों कांग्रेस छोड़ सकते हैं। वो नाराज चल रहे हैं, ऐसी खबरें अपने अभी चलाई भी है वो अभी पोर्टल पे। और असलम शेख तो पिछले 2019 में ही वो पार्टी छोड़ने वाले थे, लेकिन उनको मनाया गया, वो जीतकर भी आए और उनको फिर मिनिस्टर भी बनाया गया। लेकिन वो आज भी असंतुष्ट है कांग्रेस के अंदर। इस तरह की राजनीति चल रही है। दूसरा विषय वैसा है कि जो कई दिनों से जिनके ऊपर कहा जाता है कि अशोक चव्हाण और सुशील कुमार शिंदे साहब के बारे में भी, तो मैं छोटी सी जानकारी में जितने मेरे सोर्सेस कहते हैं कि ये दोनों के दोनों जो नेता है, जो कद्दावर नेता है, दोनों भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के और खानदानी वो कांग्रेसी लोग हैं। वो उनके ऊपर खुद राहुल गांधी नाराज है ऐसा बोला जाता है, कहा जाता है। तो ये भाजपा के तरफ से दौड़े डाल गए इसलिए नहीं है कि वो खुद कांग्रेस के जिनका जो बड़ा नेतृत्व है वो उनके ऊपर नाराज है, इसलिए वो बाहर जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी कोई कांग्रेस में कोई स्थान रहेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और जो आप जो बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर होगा कांग्रेस में, और ये बराबर है और ये हो सकता है। अभी मिलिंद देवड़ा छोड़ करके गए और मुंबई से मिलिंद देवड़ा का जाना, वो आप शायद ज्यादा प्रकाश डालेंगे कि मिलिंद देवड़ा की हैसियत महाराष्ट्र में और कम से कम मुंबई में क्या है, और उनके पिताजी की हैसियत, फिर मिलिंद देवड़ा की हैसियत, अपनी हैसियत। अभी वो बीजेपी आ चुके हैं, बीजेपी में मतलब शिंदे गुट में आ चुके हैं जो बीजेपी के साथ अलायंस में। ऐसी परिस्थिति में जो आप ये कर रहे हैं कि बीजेपी की नजर एनसीपी और शिवसेना उद्धव से ज्यादा कांग्रेस पर टिकी हुई है, वो कांग्रेस को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस को लग रहा है या उनके साथ जो कांग्रेसी जो हैं उनको क्या कोई स्कोप नहीं दिख रहा है महाराष्ट्र में, और इसीलिए पूरा का पूरा कांग्रेस ही शिफ्ट कर जाए बीजेपी में। ऐसा भी हो सकता है क्या? क्योंकि अगर कम्युनिस्ट पार्टी की दाल नहीं गल रही थी तो वर्कर जो थे कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी का जो सिंडिकेट हुआ करता था पश्चिम बंगाल में, वो इंटायरली शिफ्ट कर गया ममता बनर्जी के साथ। क्या ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है क्या? नहीं, इतना नहीं होगा, क्योंकि ये इतना सीधा भी नहीं है। देखो कैसा है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से अलग होने के बाद, यानी 2019 की बात, और 2014 में भी वो अलग हुए थे, और लेकिन 2019 के बाद तो उनके दो फाड़ हो गए। तो अभी क्या हो गया कि 288 कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 288 कॉन्स्टिट्यूंसी में भाजपा का कोई ना कोई तो भी ऐसा कद्दावर नेता है कि जो विधानसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है। देखिए, और कांग्रेस के जो भी नेता अभी भाजपा में आना चाहते हैं, वहां कहीं ना कहीं भाजपा का भी नेता है, तो ये ओवरलैप होगा। देखो, आप स्ट्रॉन्ग जो होल्ड है वो आप जैसा विदर्भ की बात करेंगे, विदर्भ में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही हैं, तो स्वाभाविक है कि भाजपा का जो कद्दावर नेता उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा, तो कांग्रेस का भी उसमें कोई ना कोई तो भी होगा, एक नंबर दो, क्योंकि फाइट दोनों में ही चलती है। तो विदर्भ में तो बहुत ज्यादा उसका ऑपरेशन का होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई, मराठवाड़ा, ये दो रीजन में ज्यादा से ज्यादा ये काम चलेगा। विदर्भ में उतना नहीं होगा, और छोटपुर एक 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है। जैसा विजय वडेट्टीवार के बारे में भी कहा जाता है कि वो शायद उनको अंदर लेके उनको लोकसभा लड़ाई जा सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। अभी इस तरह की अटकलें भी चल रही है उनके लिए। सिर्फ विदर्भ में आप कह रहे हैं कि विदर्भ में एनसीपी और विदर्भ में शिवसेना उद्धव की बहुत का प्रभाव नहीं है इन दोनों पार्टियों का, और आमने सामने के टक्कर में बीजेपी और कांग्रेस है। लेकिन इस बीच में एक और पार्टी जो है वो वंचित महाअघाड़ी जो है, वंचित प्रकाश अंबेडकर की, वो भी एक प्लेयर है विदर्भ के इलाके में, या पूरे महाराष्ट्र में वो प्लेयर है? या अगर बिल्कुल, वो वंचित तो पूरे महाराष्ट्र में प्लेयर है। मेरे पास अभी कुछ डेटा भी था वंचित का, मैंने कल मैंने अपना ये हुआ शो हुआ, उसके बाद मैंने थोड़ा और उसके डिटेल में जाने की कोशिश करी है। तो वंचित का अपना प्रभाव है। वंचित का कम से कम अभी जनगणना तो हुई नहीं है, लेकिन वोटर ये 10-15% तो अगर बड़े होंगे तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके 2.25 से 2 लाख वोटर्स है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 3 लाख 4 लाख तक भी जाते हैं, ऐसी स्थिति है, उनका प्रभाव है। लेकिन वो विदर्भ में कुछ जैसा अकोला की अगर छोड़ेंगे, वाशिम है, बुल्डाना में उच्चान का यानी 1,75,000 के करीबन उनका वोटर है, बुल्डाना कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका वोटर है।
पूर्व विदर्भ में कम है क्योंकि उधर से थोड़ा सा बीएसपी चलता है। खोबरागढ़े जो थे, खोबरागढ़े जो दादा साहब खोबरागढ़े जो थे, उनका अपना थोड़ा बहुत वजन है, लेकिन उधर प्रकाश अंबेडकर जी ज्यादा नहीं चलते हैं पूर्व विदर्भ में। लेकिन पश्चिम विदर्भ में जो वेस्ट विदर्भ रीजन है, उसमें प्रकाश अंबेडकर अपना बहुत अच्छा रोल निभाएंगे। और मराठवाड़ा में तो काफी हिंगोली वगैरह, तो उधर तो उनका काफी बड़ा वोट है, यानी 1,50,000 1,60,000 के ऊपर उनको वोट्स मिले। औरंगाबाद की जो सीट थी, जो अभी संभाजीनगर की सीट कैसे, वो उन्होंने तो एमआईएम के साथ युति करके चुन के भी लाई थी। पालघर में तो वो सेकंड नंबर पे थे। ऐसे बहुत सी कैलकुलेशन करेंगे तो आप, मैंने जैसा कल कहा था कि 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका अपना प्रभाव है, जो आगे निकल सकते हैं अपनी इस बात को। लेकिन भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।